नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर बार कहते हैं कि हमारा जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। तो हर बार हम कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेके आते हैं। जैसे मैं कभी आपको म्यूज़िक थेरेपी के बारे में बताता हूँ, कभी हेल्थ के बारे में बताता हूँ, कभी कोई स्टोरी सुनाता हूँ जो कि एक मैसेजफुल होती है। तो आज हम हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में मतलब जो उनकी लाइफ की जर्नी है वो बड़ी इंस्पायरिंग है। तो उसी से इंस्पायर होकर हमने आज उनको यहाँ बुलाया है अपने पॉडकास्ट के लिए। तो और ये हमारे जो अतिथि हैं उनके साथ पहला पॉडकास्ट है मेरे चैनल के लिए, एच के म्यूजिक के लिए। तो हम स्वागत करते हैं श्री पंकज माहेश्वरी जी का, जो कि खास तौर से यूएसए से आए हैं। और इनकी सबसे बड़ी चीज़ कि हमने इनसे एक बार बोला कि हाँ पंकज जी, हमको अपने चैनल के लिए पॉडकास्ट करना है आपका, तो ये शहर से तैयार हो गए बगैर किसी उसके कि मैं बिजी हूँ, या वो जबकि लोग आजकल जरा सा कुछ होता है तो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं, ये नहीं है। तो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ग्वालियर में, इंडिया में। वैसे तो आपकी रूट्स इंडिया में ही जुड़ी, भारत से, हमारे देश से जुड़ी हुई हैं और ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं। ग्वालियर में एक शहर है डबरा, आप बेसिकली वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला मेरा आपका सवाल जो रहेगा वो यही रहेगा कि थोड़ा सा हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि जो आप डबरा से आपकी प्राइमरी एजुकेशन हुई और उसके बाद फिर आप ग्वालियर और यहाँ से आप इंजीनियरिंग करके और एक सात समंदर पार, जहाँ लोग जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, और आपने वहाँ सर्विस ही नहीं की बल्कि अपना बिजनेस का जो जमाया है, इंडस्ट्री जमाई है। तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग और प्रेरणादायक है कि किस तरह, देखिए सर्विस करना तो वहाँ बहुत आसान है, बट कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस करना मेरे ख्याल से एक इंडियंस या भारतीय के लिए बहुत कठिन काम है। तो वो हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि किस तरह की आपने ये जर्नी शुरुआत की और वहाँ तक कैसे पहुँचे। हर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला डबरा वाला, तो डबरा में केवल प्राइमरी नहीं, मेरी पूरी 12th तक की एजुकेशन डबरा से हुई जी है। जी डबरा में स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, टीचर्स भी नहीं होते थे, टिपिकली फर्नीचर में था, जमीन में बैठने का होता था, टीचर स्कूल जाते भी नहीं थे क्योंकि टीचर होते भी नहीं जी थे। जी जी उसके एक तरह से नुकसान आप बोलेंगे कि स्कूल नहीं गए तो उसमें आपको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिली। मेरे केस में बहुत बड़ा एडवांटेज मिला मुझे। जी जी मुझे एडवांटेज ये मिला कि जो टीचर्स अगर सिखाते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये करेक्ट आंसर है और ये तरीका है करेक्ट आंसर का। मेरे पास टीचर नहीं थे तो मुझे खुद को आंसर ढूंढने पड़ते थे। जी जी अच्छा अच्छा तो मैं हमेशा, जैसे अगर मैथ अगर मैं सॉल्व करता था तो मैं, एक टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन होता है, मैं हमेशा ये देख रहा होता था कि एक और तरीका होता होगा जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा कैसे सकता किया है। जाए। तो मैं इस तरह को टिपिकली इन्वेंट डिस्कवर करता रहता था। ओके, सो शुरुआत से ही आप इन्वेंशन करते रहते थे। तो मेरे को, हाँ, तो मुझे तो क्योंकि एक टीचर नहीं मिला मुझे, तो उसका मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ। शायद पापा मम्मी ने जेनेटिकली अच्छे जीन्स पास कर दिए थे, लाइक नो एकेडमिकली। जी जी तो इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी फैसिलिटीज, मैं एमपी में पीईटी में 16 था मैं। ओके और उसके बाद फिर मैं, और ये मेरी पूरा मतलब पूरी पढ़ाई पीईटी की तैयारी वैसे डबरा से रहकर ही हुई डबरा थी। से ही। उसके बाद फिर मैं, उस समय आरईसी बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, नागपुर गया था। उसको अभी एनआईटी बोलते एनआईटी हैं। बोलने लगे एनआईटी हैं। नागपुर से मैंने अपना इंजीनियरिंग किया। जी जी उसके बाद फिर मैंने गेट का एग्जाम दिया, जो ओके इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडिया में सब लोग देते हैं। तो वहाँ पर मेरा 99.75 परसेंटाइल था मेरा। वेरी नाइस। तो वो इंडिया में मुझे 15th रैंक आ गई थी मेरी उसके साथ जी में। जी जी और उसके बाद मैं नीटी में मैंने एडमिशन लिया बॉम्बे में, जिसको अभी इंडियन पार्लियामेंट ने अपना एक 3 साल पहले रूल पास करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई कर दिया ओके जिसको। तो वहाँ से मेरी पूरी एजुकेशन हुई। उसके बाद मैंने एक पहला जॉब लिया अपना इंडिया में। लेकिन मुझे 9 महीने के अंदर ही आईबीएम ने यूएस में रिक्रूट कर लिया था। ओके, सो फर्स्ट जॉब यू हैव डन इन आईबीएम। फर्स्ट जॉब आई डिड इन एलएनटी इन इंडिया, और उसके बाद मुझे आईबीएम ने यूएस में रिक्रूट कर लिया था। तो मैं यूएस 95 के जनवरी में चला गया था। 95 के जनवरी में यूएस में था। फिर उसके बाद मैंने इंटेल में जॉब किया और फिर एचपी में जॉब किया। उसके बाद कहीं ना कहीं अंदर से वो लोगों का, बिल गेट्स का, कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ नया करें क्या, मतलब तो जॉब। हाँ, तो बड़ी बिजनेस वालों की स्टोरीज पढ़ी जी कि जी बिल गेट्स ने कैसे क्या किया, ओह स्टीव जॉब्स ने क्या किया, किसने हम्म क्या क्या किया, इंटेल वालों ने कैसे शुरू किया। हम्म। तो इंस्पायरिंग था, कहीं ना कहीं दिल के अंदर था भी कि अपना कुछ शुरू करना है। कुछ करना है। तो उसके साथ उसको शुरू किया उसको।
पहली कंपनी शुरू की, वो 6 साल उस कंपनी के साथ में था, बाद में पार्टनर साथ में कोई इशू हुए, दूसरी कंपनी शुरू की, उसके बाद मैंने, पहली भी काफ़ी बड़े लेवल पे पहुंच गई थी, और दूसरी कंपनी आज हम लोग यूएस में हमारा हेडक्वार्टर है, हमारे 6 कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया और इंडिया। और हाँ, तो लाइक ना, जो भी ऊपर वाला मेहरबान रहा है, दोस्तों की विशेष रही है। नहीं, आपने जैसे ये कहा कि आपने पहले आईबीएम ज्वाइन किया, फिर इंटेल ज्वाइन किया, हाँ। तो जब आपके दिमाग में आया कि नहीं, ये सर्विस मतलब जॉब हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, हम कुछ अपना खुद ही कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो जब आपने शुरुआत की तो उसमें आपको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स या क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना, क्योंकि वहाँ तो मेरे ख्याल से हर चीज़ की परमिशन की, आप कोई भी इंडस्ट्री कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वहाँ बड़ी मतलब लेवल्स पास करने होते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने किस तरह से। देखिए, यूएस मार्केट इकोनॉमी है, तो थैंकफुली गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो मुझे ज़्यादा कुछ भी क्रॉस नहीं करने पड़े, किसी को भी नहीं करने पड़ते हैं। पर मार्केट इकोनॉमी में ये है कि आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि कस्टमर कैसे मिले। तो कस्टमर, अच्छा, एक इंजीनियर जो मैथ में अच्छा है, वो टिपिकली कस्टमर्स के लिए ट्रेन नहीं होता है। आपको हमेशा कस्टमर मिलना भी कि क्वेश्चन लग रहा होता है, ये अगर अच्छा कर दिया तो कस्टमर मिल जाएगा, लेकिन कस्टमर ऐसे नहीं मिलते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कस्टमर कैसे मिलेगा, लेकिन अंदर ये था कि क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी रखनी अपनी सर्विसेज की। तो ये जो क्वालिटी का जो डेफिनेशन था कि हमारी क्वालिटी वर्ल्ड में हमसे अच्छा हमारी सर्विसेज को कोई और नहीं कर सकता है, हमारे बराबर कर सकते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता है। जब उस क्वालिटी को देते हो तो शुरू में तो कस्टमर्स मिलने में दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे करके कस्टमर्स आपके बन जाते हैं। अच्छा, हमारे कस्टमर्स आज की डेट में केवल फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जैसे फेसबुक या मेटा, आज का नाम चेंज हो गया, मेटा हमारा कस्टमर है। ऑटोडेस्क का अगर आपने नाम सुना हो, काफी बड़ी कंपनी, वो हमारा कस्टमर है। हैलिबर्टन का अगर आपने नाम सुना हो, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में आती है, वो हमारी कस्टमर है। लैम रिसर्च करके एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 250 कंपनीज में आती है, वो हमारी कस्टमर है। सो ये सारे कस्टमर आपकी क्वालिटी के कारण धीरे एक बार आपके पास आते हैं, फिर अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हैं तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। बराबर है। तो हम लोगों का ये था कि कस्टमर मिलना बहुत मुश्किल है, पर एक बार मिल जाएगा तो कस्टमर हमारी क्वालिटी के बाद हमें छोड़ के नहीं जाएगा। तो क्वालिटी अच्छी, तो आपने क्वालिटी पे फोकस किया है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, हाँ, जिससे कि वो दोबारा भी हमारे पास आए और हमारा परमानेंट कस्टमर बना। हाँ, कि अगर ऐसा नहीं है कि एक ही बार कस्टमर को कर दिया किसी भी तरह, भले ही, और फिर वो उसके बाद भले ही आया ना आए, जैसे कि कई जगह होता है ना कि कस्टमर आया उसको एक ही बार काट दो। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो अगर वो आप करोगे तो फिर तो वो तो ऐसा है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आप काट लो। लेकिन ज्यादा एक अंदर से जो इच्छा होती है कि आप जो कर रहे हैं, कहीं पे कोई मॉरल वैल्यूज बीच में आती है, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है कि एक तो आप जो चीज है उसको अच्छी तरह से बोलने का तरीका ढूंढ रहे हो, और दूसरा ये है ही नहीं आपके पास कुछ और आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो या गलत एडवर्टाइज कर रहे हो। तो हम लोगों का ये बहुत क्लियर था कि हम अगर कोई सर्विस अगर कस्टमर को बोल रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में जो भी है वो 100 या 1000% हमको करके देना है। अगर हमने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया कस्टमर के साथ और वो अगर लॉस मेकिंग भी हमारे लिए, फिर वो हमारी प्रॉब्लम है। हमने अगर साइन किया है, हमने साइन किया है, हमने सोच समझ कर साइन किया था, बाद में नए पैरामीटर्स आए, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और ये चीज मेरी टीम में सबको पता है। आज करीब 200 लोग काम करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। हमारी टीम में सबको ये पता है कि ये एक प्रिंसिपल हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और उसके दो एडवांटेजेस होते हैं, एक तो कस्टमर मिल जाते हैं आपको रियल वर्ल्ड में, जी। दूसरा, मेरा जब भी मैंने बिजनेस शुरू किया था, एक मेरा कमिटमेंट था कि रात को 8 घंटे में सोऊंगा। 8 मतलब 8, 6 नहीं होते वो मेरे। तो उसके लिए आपके अंदर टेंशन नहीं होनी चाहिए। और टेंशन टिपिकली तब होती है जब आप कुछ किसी को कुछ गलत बोल के आप फंसे हुए हो। जब गलत बोलोगे नहीं, फंसते भी नहीं हो। सही है। अगर आप बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हाँ, तो आपको मेरे ख्याल से कोई स्ट्रेस नहीं होगा और कोई। तो अच्छा काम करके दो आप लोगों के साथ में, इनवेरिएबली अच्छे काम के कारण वर्ड स्प्रेड्स, और फिर उसके बाद लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने 6 मेन कंट्रीज आपको बोली जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस हैं।
हमारे क्लाइंट को अगर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ करना होता है, मैं रियल एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, ब्राजील में कुछ करना होता है, वो कॉल हमको ही करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से, दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में से 5-6 हमारे कस्टमर्स हैं। इनका कहीं पर भी कुछ होता है हमको ही कॉल करते हैं, हमारे जिस सर्विस को हम लोग देते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो पंकज जी से मुलाकात हुई थी वो एक म्यूजिकल प्रोग्राम में हुई थी, जहाँ हम लोग मिले थे एक दूसरे से, और उसके बाद आपने हमें कॉफ़ी ऑफ़र की थी तभी से हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे बीच में काफ़ी, जब भी यूएस से पंकज जी आते हैं तो ज़रूर मुलाकात होती है। अब हम थोड़ा सा अगले उस पर आते हैं। तो वहाँ तो आपने बता ही दिया कि कोई ख़ास चैलेंज नहीं है ऐसा इंडस्ट्री में, आप बस की सर्विस प्रोवाइडिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे आप कंपनी सब रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बाकी वहाँ फिर आपका जो हॉबीज़ हैं या जो स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप क्या कुछ खास करते हैं कि कोई छुट्टी, क्योंकि बिजनेस में छुट्टी उट्टी का तो कोई काम ही नहीं होता है, कब क्लाइंट का फ़ोन आ जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि। देखिए, एक तो पहला तो म्यूजिक है। जी। तो अगर मैं जिस भी दिन मर रहा हूँगा, मेरे को दुनिया में छोड़ने एक ही दुख होगा कि मैं म्यूजिक नहीं सुन पाऊंगा ये मैं अंदर से बोल रहा हूँ। ये तो ये एक तो म्यूजिक बहुत बड़ा शौक है मेरा, मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा अच्छा। तो रात को सोते समय म्यूजिक ऑन रहता है, दिन में जब जब हो पाए लाइफ में तब म्यूजिक ऑन हो जाता है। तो एक तो बहुत बड़ा डिस्ट्रेसर म्यूजिक है। दूसरा, शायद आपने हॉबीज के जो पूछा, लाइक फिटनेस मेरी काफी बड़ी हॉबी है। तो इस बार भी मैंने हाफ मैराथन रन की थी, इसके पिछले साल भी हाफ मैराथन रन की थी। खेलने में भी लाइक मैं पिकल बॉल काफ़ी रेगुलरली खेलता हूँ, पहले बैडमिंटन रेगुलरली खेला करता था। खेलने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, बाकी स्ट्रेस तो जनरली लेने की आदत नहीं है। हाँ, स्ट्रेस कंबड़ होता रहता है। हाँ, नहीं, स्ट्रेस को एक्चुअली क्या होता है ना, आप एक पॉइंट पे लाइफ की लार्जर डिजाइन को आप समझ जाओ कि आप आए हो यहाँ पे कुछ सालों के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कर रहे हो वो भी किसी को याद नहीं रहेगा, नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा है कि अपने जो काम आपने कमिट किया, जो प्रोमिसेस जो किए हैं वो पूरे करते रहो। तो प्रॉमिस वही करो जो पूरे कर सकते हो, और नहीं तो मत करो। तो उसके बाद स्ट्रेस तो आता नहीं। लेकिन आपने जो हॉबीज का पूछा है, म्यूजिक काफी बड़ी हॉबी, एक्चुअली मेरी रीडिंग बहुत बड़ी हॉबी है मेरी। आई थिंक आई हैव रेड क्लोज टू 2 to 3,000 बुक्स। स्पिरिचुअल जो अपना बुद्धिज्म, अद्वैत, वेदांत, ये सारी चीजें मैं काफी पढ़ता हूँ। मेरा शौक है ये, मेरा मतलब ये मेरे लिए आध्यात्मिकता नहीं, ये मेरा शौक है मेरा। तो ये सब चीजें रजनीश को बहुत सुनता हूँ मैं। अच्छा। तो ये सब करते हुए दिन कहाँ चला जाता पता नहीं चलता है। चलिए, अब एक अगला सवाल हम करते हैं कि अभी थोड़ा करंट जो सिचुएशन चल रही है आजकल, उसके बारे में आपसे थोड़ा जैसे कि यहाँ इंडिया में तो जरा ट्रम्प कुछ बोलते हैं और एकदम इंडिया में तो खलबली मच जाती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या ऑयल प्राइसिंग हो या गोल्ड प्राइसिंग। अमेरिका में ऐसा क्या है, मतलब ऐसा कुछ है कि कोई ट्रम्प कुछ बोलते हैं और वहाँ पूरे देश में एकदम चेंजेज आ जाते हैं कि कुछ वहाँ की इकोनॉमी पे असर पड़ता है, जबकि वहाँ मेरे ख्याल से अब मोर देन $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल इकोनॉमी है। तो थोड़ा सा इस बारे में हम लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है कि वहाँ क्या होता है। देखिए, अमेरिका के अंदर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी न्यूज आती है यहीं पर ही आती है। यहाँ तो ऐसा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। थोड़ा क्या है ना, न्यूज वालों को टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उनको बताना भी पड़ता है, लाइक कि किसी एक आदमी ने कुछ कर दिया हो, वो उसको अगर आपको 50 बार दिखाएंगे तो फीलिंग ऐसी आएगी पूरा अमेरिका ही ऐसा हो गया है। मतलब ट्रम्प के जैसे एक सेंटेंस पे क्रूड एकदम $10 $20 ऊपर। हाँ, क्रूड वगैरह से अपने को इंडिया में, क्योंकि हम लोग बहुत इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, तो हमको बहुत फर्क पड़ता है। पर अमेरिका में एक तो खुद भी प्रोड्यूस बहुत करते हैं वो लोग, और दूसरी बात रिचर इकोनॉमी होने की वजह से आपका जो मंथली इनकम है, उसका जो आपका पेट्रोल का एक्सपेंस है, वो एज ए परसेंटेज बहुत कम होता है। इंडिया में वो एज ए परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी इतनी रिच इकोनॉमी नहीं है। तो अमेरिका के अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका के अंदर कुछ फर्क पड़ता है क्या, तो मुझे तो लगता नहीं किसी को भी कुछ फर्क पड़ता है अमेरिका। मतलब क्या लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसकी वजह से एक्चुअली वहां पे सिस्टम की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी आ जाए, लाइक में चाहे वो ट्रम्प हो या कोई भी, वो सिस्टम की स्टेबिलिटी का अफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे उसने मान लीजिए टैरिफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसने बोला कि बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो एक बड़ी स्टेबल कंट्री है, वो किसी एक पॉलिटिशियन के आने या जाने से मतलब जो वो अपने आप को जो सुपरमैन कहलाना चाहते हैं, मतलब साबित करना चाहते हैं,
वो वहाँ कोई खास ऐसा वो नहीं है। मतलब वो कहलाना चाहे तो टॉप बिजनेस वाले उसको हाँ बोल देंगे, लेकिन उनको ही पता है कि 4 साल के लिए चला जाएगा, पर जो रेगुलर एक जो जिंदगी चल रही है वहां पर, उसमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं। नॉर्मल सिटीजन के लिए कोई खास, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, वो जो परेशान भी है वो यूएस सिटीजन को परेशान नहीं कर सकता है, मतलब वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। वो जाके ईरान को परेशान कर सकता है, पर यूएस के अंदर किसी को परेशान नहीं कर सकता। तो मतलब चीजें नॉर्मल हैं वहां तो सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। हाँ। इंडिया की सिचुएशन आपको कैसी लगती है इस समय? किस चीज में? थोड़ा सा जैसे पॉलिटिकल इश्यूज या जो अभी कहते हैं कि यहाँ का जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो कोशिश तो करते हैं ये लोग, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, शायद उनका जो ऑरा है वो अभी बना हुआ है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि वो उनका ऑरा बना रहे, तो उनको वो कोशिश तो करते रहते हैं, बट कहते हैं ना कि एक आदमी अकेला वो नहीं कर सकता, तो उस बारे में थोड़ा सा जैसे या इंडिया का ऑरा अमेरिका में क्या है, यूएस में क्या है? देखिए, मैं आपके 2 क्वेश्चन है। मैं पहला जो क्वेश्चन था कि इंडिया की सिचुएशन, तो जब 2014 के इलेक्शन हुए थे, जी जी, तो मोदी जी के लिए मैंने बहुत कॉल किए थे मैंने इंडिया के अंदर। जी जी, जहाँ पे जब इलेक्शन होता था, मान लीजिए परसों इलेक्शन है, तो आज शाम को आप मेरे दोस्त हैं, आपको मेरा कॉल आ गया होता है। अच्छा अच्छा, कि आपको वोट डालना है, आपको अपने घर पे काम करने वाला छुट्टी देना है, और आपको अपने फ्रेंड्स को कॉल करना है। लेकिन 10 साल के बाद मुझे जो एक उम्मीद थी वो तो मेरी पूरी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव लेकर आ सकते थे, जो मोदी जी के अंदर जो लोगों में उत्साह था, वो एटलीस्ट मेरे अंदर तो कम हो गया है। अच्छा अच्छा। अब पर उनसे अच्छा विकल्प तो आज है हाँ, नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि और उनके पास अभी बहुत मतलब चांसेस हैं कि वो कुछ करके दिखाएं। लेकिन जिस तेजी से, मतलब जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उसमें जिस तरह के चेंजेस वो लेकर आ सकते थे, शायद वो लेकर नहीं आ पाए। अब उसमें क्या कारण है, मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता मैं। हाँ नहीं, अब तो उतना ज्यादा आपके नॉलेज में नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब मुझे जो एक दूर बैठ के जो मुझे बहुत उम्मीद थी, तो वो उम्मीद मेरी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती, मुझे नहीं पता क्या कारण है उसके, लेकिन जो लग रहा था 2014 में जैसा हो जाएगा, वैसा उसके आसपास मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दिया। दूसरा, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका के अंदर इंडिया की, हमें लोग इंडिया को ये देखते हैं कि बड़ी कंट्री है, उससे ज्यादा एक अमेरिकन आदमी जनरली अपने से ही मतलब रखता है। उसे ना इंग्लैंड के बारे में पता, ना फ्रांस के बारे में पता, ना इंडिया के बारे में, अपने बारे में ज्यादा सोचता है। क्योंकि वो क्या है ना, आप देखिए जैसे जैसे आप जितने सेल्फ डिपेंडेंट होते जाओगे, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जब आपके सारे काम हो रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। वहां के एवरेज आदमी को ना फ्रांस की कैपिटल पता। अच्छा। आधे से ज्यादा लोगों को ये भी नहीं पता कि अमेरिका में कितने स्टेट्स होते हैं। अच्छा अच्छा। वो अपने में खुश हैं, और उन्हें उससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं करना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सही है गलत है, बट इंडिया के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम। क्योंकि यहाँ से जैसे इंडिया से लोग जाते हैं ना, तो वो जो सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे स्टार हैं, कंसर्ट करने जाते हैं, वहाँ काफ़ी इंडियंस की भीड़, मतलब वो होती है। और मैं तो सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, मुझे तो कभी ऐसा मौका लगा नहीं, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ गए और हमने ऐसा किया, और वो सारी चीज़ें रियलिटी में तो आपको ही पता होंगी। नहीं, इंडियन जब भी कोई भी परफॉर्मर आते हैं, जी जी, तो काफी लोग देखने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, अब हम चलिए अपने पॉडकास्ट के लास्ट पड़ाव पर आते हैं, कि हम ये चाहते हैं कि आप, हमारे जो आजकल के यूथ हैं, जो युवा वर्ग है, वो काफ़ी बहुत जल्दी किसी चीज़ से इंस्पायर भी होते हैं और डिमोरलाइज भी होते हैं। तो सक्सेस और अनसक्सेस के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सक्सेस मिले तो आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, मतलब हवा में नहीं उड़ना चाहिए, और अगर अनसक्सेस हो तो आपको डिमोरलाइज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। तो हम अगर अनसक्सेस भी हो जाते हैं तो ठीक है, हो गए, अब फिर देखेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप एक ज़रूर यूथ को एक मैसेज दें, जो जेनजी आजकल जेनजीज हैं, या जो अल्फ़ा हैं, जो अब 30, तो उस बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, मेरे खुद के भी 3 बच्चे हैं। जी जी। बड़ी वाली बेटी 25 की हो गई है, बेटा 20 का है, छोटा वाला 13 का है। मतलब आपके यहाँ भी जेनजी हैं? तो जेनजी हमारे यहाँ पर भी है, जेन अल्फा भी है। सो उसमें एक तो क्या है ना कि हमारे टाइम पर तो इंस्टाग्राम होता नहीं था, तो लाइफ हमारे लाइक बटन नहीं थी। अभी क्या है कि लाइक बटन होने की वजह से सबको लगता है कि अगर लाइक नहीं होता डिसलाइक हो गया।
और वो जो प्रॉब्लम जो सब लोग जो लाइक बटन के साथ जो बड़े हुए हैं, उसको मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने से भी किसी को बहुत ज्यादा कोई समझ में आएगा। मैं अपने लिए बता सकता हूँ, मैं अपने लिए बता सकता हूँ कि मैं गीता में बहुत विश्वास रखता हूँ कि जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, कि कर्म के ऊपर मेरा अधिकार है, उसके फ्रूट्स के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो मैं अपना काम करता रहता हूँ अच्छे से, कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं, एज लॉन्ग एज नेट इज पॉजिटिव, कि आपने ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छे आ गए थोड़े का, बट काम में अगर मजा आए तो फिर क्या है ना कि फिर आप सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, आपको खुद से अगर आप खुश हो। बराबर। आपने जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेस के लिए क्या करते हो, मुझे स्ट्रेस इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं खुद से खुश हूँ। खुश रहते हैं। अगर मैं दूसरों को खुश करने की कोशिश करूंगा तो स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो फिर मैं स्ट्रेस में, क्योंकि आप पता चला आज खुश हैं, कल मेरे से नाराज हो गए। बिल्कुल। मैं खुद से आज भी खुश रह सकता हूँ, कल भी खुश रह सकता हूँ। अगर यूथ ये फॉलो कर ले तो कभी स्ट्रेस नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक छोटा सा चीज सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि अपने आप में खुश रहो, तो मेरा भी ये रहता है, मैं स्टेज पर शो वगैरह करता रहता हूँ, म्यूजिक का शौकीन हूँ, गाने वाने आते रहते हैं मेरे वीडियोस पे। आप भी मेरे वीडियोस लाइक करते हो, मैं जब भेजता हूँ तो तब मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो पहले ही ऑडियंस से कह देता हूँ कि वही देखो, गाना सुनाना मेरा काम है, सुनना आपको पसंद आए तो अच्छा, ना आए तो और भी अच्छा। तो ऑडियंस इसको बड़े मतलब लाइटली और वो मस्ती में लेती है, तो उनका हेडेक है, पसंद आए तो ठीक है, मतलब हम ज्यादा केयर नहीं करते हैं। जैसे लोग स्टेज पे आके बहुत कॉशियस हो जाते हैं, अरे मेरा परफॉर्मेंस बिगड़ ना जाए या ऐसा ना हो जाए। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि हम अनसक्सेस से बहुत डरते हैं, और खासकर मैंने देखा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि यार सफलता हमें कहाँ से, कैसे हम अनसक्सेस कैसे होगा इस चीज में। तो कभी आपने ऐसा चीज फील की कि कभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो और कभी उसमें आप अनलकीली अनसक्सेस हो गए, तो कभी इस तरह के भाव आए कि यार? हर्ष जी, मैंने एक बिजनेसमैन से मिला था भिलाई में, मेरे मामा रहते हैं। उस समय करीब 100-200 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस था उसका। राजेश चौहान नाम था मेरे ख्याल से। तो उसने मुझे बोला कि मैं मरघट के पास बड़ा हुआ हूँ, बोला मेरा कुछ भी खराब हो जाए, मैं आज जहां पर हूँ, मेरे बोले दुनिया में 99.9% लोग इस पोजीशन में पहुंच के नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे जहां पे मैं ऑलरेडी हूँ। तो देखिए, मैं भी डबरा बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, पेरेंट्स मेरे डॉक्टर थे, हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत गरीबी देखी अपने अराउंड। तो जब आप जितनी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हो ना, आपको हमेशा लाइक वो टेंशन बनी रहती है, इस बिल्डिंग को कैसे मेंटेन करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ 50, 60, 80, 100 साल की आपकी जिंदगी, और क्या, आपको खुश रहना है, आप खुश रह सकते हो। नहीं रहना है तो वो 99 का जो फेर बोलते हैं कि 999, फिर 9999 चलता रहता है। मैंने जो सोचा था अपनी जिंदगी से, जिंदगी बहुत मेहरबान रही उससे बहुत ज्यादा। तो ये भी अपने हाथ में है कि अगर आपका अनगिनत आपकी चाहते हैं तो उसमें आप स्ट्रेस आउट रहोगे। बिल्कुल 99.9% स्ट्रेस आपकी जो चीज आपको परेशान करती है वो लाइफ में कभी होती नहीं है आपके साथ। और कभी कुछ हो जाए अगर, तो मुझे एक और चीज लगती है, यूनिवर्स की एक लार्जर डिजाइन होती है। मैंने आपको बोला था 6 साल मैंने पहला बिजनेस किया था, मेरे पार्टनर साथ में इश्यूज हो गए थे। मैंने इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाया था, वो पार्टनर्स कभी ऑफिस में एक दिन के लिए भी नहीं आए थे। जिस दिन वो घुसे ऑफिस में, उस दिन उन्होंने यही बोला कि हम मेजोरिटी हैं, मेरे 3 दोस्त थे हम लोग, वो दोनों 2/3 हो गए, मैं 1/3 हुआ। उन्होंने बोला हम पंकज को बाहर कर रहे हैं। मतलब पहली दिन जब वो कंपनी में घुसे, मैंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी थी वो, लेकिन लाइक वो पहले दिन घुस के उन्होंने केवल यही अनाउंसमेंट किया। अगर आप सोचो तो लाइक कि मैंने जो कुछ बनाया सब कुछ जमीन पे आ चुका था। लेकिन ये है कि लाइक उसके बाद 2 ऑप्शन थे, या तो जो चला गया उस पर देख लूं, या मैं नया बना लूं, नया कुछ करूं। चला गया उस पर तो मैं ध्यान देता रहता तो पता नहीं कहाँ पहुंचता। नया बनाया तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अगर आप इस चीज पर, जिंदगी है ऊपर नीचे होती रहेगी, आप अगर पॉजिटिव गिनते रहो, खुश भी रहोगे, जिंदगी भी आपसे खुश रहेगी। और आपने जो चीज बोली, मैं लास्ट में ये बोलूंगा, आपने बोला कि आप जब गाना गा रहे हैं तो गाना आपका काम है, और नीचे वाला जो बैठा उसे अच्छा लग रहा नहीं लग रहा वो उसका काम है। मुझे आप सबसे इंटरेस्टिंग तभी लगे थे जब हम पहली बार मिले थे, तब भी आपने मुझे एग्जैक्टली यही चीज बोली थी, और तभी आप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे कि लाइक ऐसे लोग कम मिलते हैं। जी 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 जी। तो बस यही था हमारा आपके साथ कन्वर्सेशन, वो जो पॉडकास्ट। तो बहुत अच्छा लगा पंकज जी आपसे बात करके। मन तो है कि और भी बातें करूं, बट जैसा कि आपको पता है आजकल ऑडियंस के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो मैं यही कहता हूँ भैया जितना सुनना चाहो उतना आप सुनिए,
पार्ट में सुनिए। हाँ। फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी बातें करेंगे। बिल्कुल। और आपकी हम भविष्य की बहुत अच्छी शुभकामनाएं करते हैं कि आप भविष्य में और आगे बढ़ें, बच्चे आपके आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से आए और यहाँ ग्वालियर, मतलब आपकी रूट्स अभी यही हैं और आपने वो छोड़ी नहीं है। और हम चाहते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हों और सीखें कि किस तरह से किसी भी तरह की परिस्थितियों में हमें अपना हौसला नहीं खोना है, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों। अच्छे में आप हवा में नहीं उड़िए और विपरीत में आप थोड़ा सा जमे रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। आप सभी का भी बहुत नमस्ते। और ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखें और आशा करते हैं अच्छा लगेगा। तो देखते रहिए, सुनते रहिए HK म्यूज़िक। थैंक यू।